जय हिंद प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एफएसटी नंबर 8। इसका फर्स्ट 23 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक मैं यानी संजीव भाटिया डिस्कस करूंगा और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 से विजय सर डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, हमारे सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, दैट मीन्स आपको मास निकालना है या डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू मेरे को निकालना, पहले स्टार्ट कर दिया। टू प्रिपेयर 200 ml, वॉल्यूम गिवन है 200 ml, 200 ml वॉल्यूम गिवन है एंड ऑफ 0.1 मोलैरिटी, जो मोलैरिटी आपको गिवन है वो 0.1 m है। अब मुझे डब्ल्यू निकालना और किसका? NaOH का। तो इसका मोलर मास भी हम लोग निकाल लेते हैं। NaOH का मोलर मास 40 होता है, आप जानते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे, 1000 इंटू डब्ल्यू मुझे निकालना है और मेरा जो वॉल्यूम गिवन किया गया मुझे 200 ml गिवन किया गया है और मुझे मोलर मास पता है 40 है और ये सब कुछ मिला के जो वैल्यू मेरे पास मोलैरिटी की आनी चाहिए वो 0.1 आनी चाहिए। अब इसको हम लोग W के टर्म्स में सॉल्व कर लेते हैं। W के टर्म्स में अगर आप सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ से आप चाहें तो इसे इजी कर सकते हैं, ये 5 टाइम्स चला जाएगा और यहाँ पर 40 जब 0.1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, दैट मीन्स 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 क्या आएगा? ग्राम्स आएगा। सो मेरा जिस ऑप्शन में 0.8 ग्राम्स दिया वही आंसर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। लेकिन इसके पहले आप ये देख लीजिए, ये एनसीईआरटी से हमने उठाया है, सॉल्यूशन चैप्टर से मोलारिटी का फॉर्मूला लगा हुआ, इसी पर बेस्ड हमने बनाया और NaOH के लिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 47 है जिसमें कि हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानना है। तो किसी भी ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सब लोग बच्चे जानते होंगे। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है NH/2 पाई, जहां n कोई इंटीजियर है, एक होल नंबर है जो हमें ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर के बारे में बताता है। तो n हमारा 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, n बराबर 0 नहीं होगा, n बराबर कोई हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 1.25 नहीं होगा, होल नंबर में ये वैल्यू होगा। अब हम लोग अगर यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि ये सब जो वैल्यूज हमें गिवन की गई है, इसमें हमारा अगर हम n इक्वल टू 1 रखें तो 1h/2 पाई ये एंगुलर मोमेंटम आएगा हमारा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इसको बोलते हैं। तो h/2 पाई कोई ऑप्शन नहीं है हमारा यहाँ पे, ये 0.5 h/2 पाई है। अब देखो नीचे 2 पाई है तो ऊपर 0.5 का सेंस ही नहीं होता क्योंकि यहाँ होल नंबर में आना है। h/पाई को सोच सकते हैं, 2h/3 पाई, नीचे 3 पाई आ ही नहीं सकता, ये 2 पाई में 1.5 आ गया, 1.5 हो नहीं सकता जब नीचे 2 पाई है, 0.5 हो नहीं सकता, नीचे 3 पाई हो नहीं सकता। उस हिसाब से देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन ही बच रहा। लेकिन अब सेकंड ऑप्शन कैसे है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम लोग ने n इक्वल टू 2 कंसिडर कर लिया तो हमारे पास अब आ जाएगा 2h/2 पाई और 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो h/पाई आएगा, यानी कि सेकेंड शेल का, सेकेंड ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/पाई आएगा। सो मेरा सेकेंड ऑप्शन 47 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये देखिए NH/2 पाई MVR एंगुलर मोमेंटम है। हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ जिंक इज मोर देन सिल्वर, ये बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
जिंक ऊपर होता है, या ये कह सकते हैं कि जिंक का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सिल्वर के। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो आपको ये ई नॉट जेड Zn/Zn2+ का जो पोटेंशियल मिलेगा वो +0.76 मिलेगा, +0.76। देखिए कंफ्यूजन मत आइएगा, Zn2+ से Zn जाएगा तो -0.76 होगा, बट यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी देखनी है, दैट मीन्स जिंक को ऑक्सीडाइज करना। तो Zn से Zn2+ में +0.76 होता है। और जो हमारा सिल्वर है, जब उसको सिल्वर को Ag+ में ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 0.80 माइनस का वोल्ट होगा, यानी Ag+ में ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा, निगेटिव पोटेंशियल मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस, और Zn में ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। इसका सेंस है कि Zn इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है आसानी से, और सिल्वर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाह रहा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ जिंक इज मोर देन सिल्वर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ सिल्वर इज मोर देन कॉपर, तो ये तो सीधा सा उसका रिवर्स हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी सिल्वर की ज़्यादा है, नहीं कॉपर से कंपेयर करना, तो कॉपर से भी कंपेयर करोगे तो कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल में ऊपर होता है, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी सिल्वर से। और कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर का अगर Cu से Cu2+ बनाओगे तो -0.34 वोल्ट आएगा। अब ये लेस निगेटिव है और ये मोर निगेटिव है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा और यहाँ सिल्वर का बता रहा है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो 48 में जो सही मेरा आंसर होगा, सही जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए, आपको हम एनसीईआरटी का ये वैल्यू भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर बना हुआ है, तो जब आप ये वाला वैल्यू देखेंगे, आप अपना एनसीईआरटी से हम लोग ने ये लिया हुआ, ये वाला जब वैल्यू देखेंगे तो देखिए Ag+ से Ag में बदलने में +0.80 आ रहा, तो Ag से Ag+ में बदलोगे तो -0.80 आ जाएगा, क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी निकालनी है, रिडक्शन की नहीं। और ये देखिए सर, ये कॉपर 2+ से जब कॉपर बनता है तो +0.34 आता है, तो जब कॉपर से कॉपर 2+ करोगे तो -0.34 आएगा। सिमिलरली जिंक देखिए यहाँ पर है, Zn2+ से Zn बदलता है तो -0.76 आता है, Zn से Zn2+ बदलेगा तो फिर +0.76 आएगा। इस बेस पे हम लोग ने ये देखा है, इससे आप ये देख सकते हैं आराम से, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके या एनसीईआरटी बुक से जाके देख सकते हैं। अब व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन। अब यहाँ पे NO है तो ऑक्सीडेशन नंबर N की +2 है, और यहाँ NO2 है तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो +2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, mass ratio of hydrogen and oxygen in both natural sample of water and synthetic sample of water is 1:8। देखो आप जानते हो कि जब कभी कोई कंपाउंड किसी भी तरीके से बनाया जाए, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर हो या डिफरेंट सोर्सेस से उसे अचीव करें, उस कंपाउंड का फॉर्मूला सेम आ रहा है। जैसे वाटर है, अगर हम रिवर वाटर लें, अगर हम सी वाटर लें, नदी से पानी भरें, समुद्र से पानी लें, हमेशा वाटर का फॉर्मूला H2O होगा। या फिर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन कराएं और वाटर बनाएं तो भी उसका फॉर्मूला H2O होगा। तो बेटा जब भी कभी सिंगल कंपाउंड को किसी भी डिफरेंट तरीके से बनाए और उसका फॉर्मूला तो सेम आना ही आना है, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये लॉ एक्सप्लेन करता है, ये प्रमोट करता है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में ये बता रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और कभी ऐसा हो जाए कि 2 एटम मिले
और दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फॉर्मूलाज आ जाए। देखो फॉर्मूला अगर सेम आ रहा, कुछ भी आप कर रहे हो फॉर्मूला सेम हो रहा, आप पानी ले रहे हो नदी से, वाटर का फॉर्मूला H2O, आप पानी ले रहे हो समुद्र से, फॉर्मूला H2O, एक ही फॉर्मूला हो तो डेफिनेट प्रोपोर्शन है। और अगर टू और मोर देन टू डिफरेंट फॉर्मूलाज बन जाए, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपने मिलाया वाटर बना, स्पेशल कंडीशन में मिलाया H2O2 बना, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिख के दे दे तो ये H2O भी है और H2O2 भी है, दो फॉर्मूलाज हैं। सो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में कोई रिएक्शन देगा, A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ए और बी का टोटल मास सी और डी के टोटल मास के बराबर होगा, तो ये मास कंजर्वेशन है। ना तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो इसको पैदा कर सकते हो, बना सकते हो। एवोगैड्रो लॉ में आपने पढ़ा है, दो या दो से ज्यादा गैसेस लीजिए, उनके सेम वॉल्यूम लीजिए और उन सभी गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर रखिए, तो उन सभी गैसेस के जो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। ये एवोगैड्रो लॉ होता। सो यहाँ पे मुझे थर्ड ऑप्शन के साथ जाना होगा 50th में। ये देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पहले आपको ये जो डेटा गिवन है, आप ये देखिए कि मुझे क्या दिया डेटा में, मुझे यहाँ पर दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर मेरा CO3 प्लस से CO2 प्लस हो रहा है, और CO3 प्लस से CO+2 हो रहा है, Ag प्लस से Ag हो रहा है, फेरिक से आयरन हो रहा है और H प्लस से H हो रहा है। और मुझे मांगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए आपने ये बात पढ़ी है कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोपोर्शनल होती है E0 रिडक्शन के, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल इसका 1.81 है, जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है, इसका 0.8 है, इसका 0.77, इसका 0। सो CO3 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 में ये फिर से हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिया था, आइसो स्ट्रक्चरल बताना। तो देखिए जेनॉन के पास 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, और इसके पास दो फ्लोरीन आ गए। ऐसे जो आई है, आई का एटॉमिक नंबर 53 होता है, अगर इस पे माइनस आ गया तो 54 हो जाएगा। इसके पास भी दो फ्लोरीन आ गए और दोनों फ्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इसलिए यही दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और दोनों लीनियर भी हैं, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल भी है। सो इसके पास भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसके पास भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो दोनों लीनियर है, दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है, इसलिए आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अब अगर कोई बच्चा कहता है कि सर NH3BF3 का क्या, तो आप लोग इजीली जानते हैं कि N के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन H के साथ कंज्यूम हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा N के ऊपर, और इस शेप को पिरामिडल शेप कहेंगे, पिरामिडल। और ये हमारा लीनियर था, ये भी हमारा लीनियर था, और ये पिरामिडल है। और जब BF3 की बात करते हैं, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा, 3 बॉन्ड बना देगा और शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लैनर। तो ये तो हमारा आइसो स्ट्रक्चर नहीं है। जब कार्बोनेट की बात करोगे तो कार्बोनेट में ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है, ये भी ट्राइगोनल प्लैनर है। और जब SO3 2- की बात करोगे तो SO3 2- में इस तरीके का एक O-, डबल बॉन्ड O-। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ खर्च हो गए, एक लोन पेयर बचा रह गया, जैसे कि अमोनिया में N पे एक लोन पेयर था और 3 बॉन्ड नीचे की तरफ थे, तो ये शेप भी पिरामिडल हो गए। तो कार्बोनेट ट्राइगोनल प्लैनर और सल्फाइट आपका हो गया पिरामिडल, तो फिर शेप सेम नहीं हो पाई। PCl5 की जहां तक बात होगी तो PCl3 तीन तो इस तरह से इक्वेटोरियल बेस पे Cl आ जाएंगे, एक 2 Cl ऊपर और नीचे यानी एक्सियल पोजीशन पे होंगे, तो जो हमारी शेप निकल के आएगी
उससे कहेंगे ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, TBP, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब ICl5 की अगर बात करोगे तो ये I है, और 4Cl तो एक स्क्वायर प्लेन बना लेंगे, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे। एक Cl ऊपर पिरामिड बना देगा, और आयोडाइड में क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 खर्च हो गए, तो इसका जो शेप होगा वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर प्लैनर हो जाएगा, सॉरी पिरामिडल नहीं, स्क्वायर नहीं पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर। तो ये अगर ये ऊपर नीचे ना होता तो स्क्वायर प्लैनर हो जाता, अभी स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ये स्क्वायर पिरामिडल, सो इनकी शेप भी सेम नहीं है। इस तरह से हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें शेप दोनों की लीनियर आ रही है और सेम आ रही है। तो 52 में फर्स्ट के साथ जाएंगे। 53 में जब जाएंगे, 53 देखिएगा, यहां मुझे पता करना है कि जो हमारा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, वो सीरीज में लाइमन किस जोन में पड़ता है और बामर किस जोन में। जैसे सब लोग जानते हैं कि बामर जो होता है वो विजिबल जोन में। पहले ये माना जाता था कि बामर की फर्स्ट 4 लाइन विजिबल होती हैं, लेकिन अब 5th लाइन को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो बामर को ओवरऑल हम लोग मान लेते हैं कि ये विजिबल रेंज में, और बामर के पहले यानी कि लाइमन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में, और बामर के बाद जितने हैं इंफ्रारेड रेंज में या फार इंफ्रारेड हो जाएगा। तो अभी हम लोग लाइमन को तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में ले जाएंगे, ये हमने अच्छे से याद किया हुआ है। यानी कि ए के साथ सेकंड की जोड़ी बनाएंगे, यहाँ ए के साथ सेकंड की जोड़ी 2 जगह, इसलिए मैं आगे बढ़ना पड़ेगा। बामर सब बच्चे जानते होंगे विजिबल है, तो बी के साथ 4 की जोड़ी बनाएंगे। अब ये थर्ड ऑप्शन ही एक ऐसा है जिसमें कि हमारा ए के साथ सेकंड है और बी का 4th है। सो मुझे लगता है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फिर भी आगे मैच कर लेते हैं। और पास्चन और हम्फ्री ये इंफ्रारेड रेंज में आ जाएंगे। तो लाइमन, बामर, पास्चन, पास्चन को इंफ्रारेड कर दो और हम्फ्री को फार इंफ्रारेड कर दो। तो सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। तो ये सब बातें मुझे 53 का ऑप्शन नंबर थर्ड करने को मजबूर कर रही हैं। तो हमने 53 का थर्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए सब दिया हुआ है एनसीईआरटी का, ये हम लोग ने यहाँ पे कट पेस्ट करके लगाया है, क्रॉप करके। लाइमन सीरीज को अल्ट्रा वायलेट रेंज में दिखाया है, बामर सीरीज को विजिबल रेंज में दिखाया है, पास्चन को इंफ्रारेड में दिखाया है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से हमको देखो दिया गया है 0 मोलैरिटी दी गई है, ठीक है भाई, और ये माना कि मोलैरिटी को मोलैलिटी के बराबर कंसीडर कर लो, ओके। फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया गया और ये एक्वस सोल्यूशन है ना, हाँ। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वही चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस है तो 0 से हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। और मुझे के यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट चाहिए, ओ, और मुझे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया गया के एफ का। तो इसमें मुझे के निकालने के लिए तो मुझे पहले अल्फा चाहिए होगा, लेकिन अल्फा निकालने के लिए मुझे पहले आई चाहिए होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पे आई निकाल लेते हैं, और आई के बाद अल्फा निकालेंगे, अल्फा के बाद के निकालेंगे, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी। अब डेल्टा टी एफ मुझे दिया गया है 0 माइनस 0.06, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.06। के एफ मुझे कितना दिया गया 1.86, और ये आई को ले आओ भाई यहाँ पे आई। मोलैलिटी क्या है, मुझे मोलैलिटी तो नहीं दी गई, मोलैलिटी दी गई है बट बोला गया कंसीडर कर लो। तो हमने इस मोलैलिटी को मोलैलिटी के बराबर कंसीडर कर लिया 0.025। आई मुझे वांट ऑफ फैक्टर चाहिए, तो आई इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0.06
अपॉन 1.86 इंटू 0.025। तो चलिए आई को कैलकुलेट करके निकालते हैं। आई को कैलकुलेट, कहाँ गया फोन, आई को कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है 0.06 डिवाइडेड बाय 1.86 एंड डिवाइडेड बाय 0.025, 1.29 आ रहा है यहाँ पे, 1.29। ये आई की वैल्यू आ गई। अब आई की वैल्यू जब आ गई मेरे पास, तो फिर अब मुझे आई से अल्फा निकालना। तो आई से अल्फा निकालने के लिए अब मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे अल्फा निकालता हूँ। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ये फॉर डिसोशिएशन होता है, अगर कोई डिसोशिएट हो रहा है सॉल्ट, और ये ऑब्वियस बात है मोनोबेसिक एसिड है, तो ये डिसोशिएट हो ही रहा होगा पानी के अंदर। अब आई की वैल्यू मैंने यहाँ 1.29 रख दी, इक्वल टू 1 प्लस, और मोनोबेसिक है तो मोनोबेसिक दैट एच एक्स टाइप का होगा। तो जब ये ब्रेक करेगा तो दो आयन बनाएगा, एक H प्लस एक X माइनस। तो नंबर ऑफ आयन यानी N होता है, तो 2 माइनस 1 अल्फा, ये 1 इधर आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 0.29, और ये 1 हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 0.29। अल्फा भी निकल आया। अब क्या करते हैं, के निकालते हैं। तो के इक्वल टू, हम लोग ने पढ़ा है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा फॉर बाइंड्री सॉल्ट या फॉर मोनोबेसिक एसिड। अब इसमें हम लोग चाहें तो अल्फा को नेग्लिजिबल कर लें, पता नहीं इन्होंने कैसे किस बेस पे किया है, अल्फा को नेग्लिजिबल करके निकाला या लेके निकाला, तो हम अभी नेग्लिजिबल कर लेते हैं, नियरेस्ट डियरेस्ट में निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पर C हमारा मोलैरिटी है, मोलैरिटी 0.025 थी, 0.025, और अल्फा मेरा आया 0.29, तो 0.29 इंटू 0.29। चाहें तो अब जैसे आप कर रहे हो उस समय पेपर सॉल्व जो आपने किया होगा, तो उम्मीद है 0.3 मान लिया होगा, तो 0.3 मान के सॉल्व करोगे तो नियरेस्ट उसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये 1.2 है, ये 2.96 मतलब 3 है, ये एकदम 25 है, ये 1.5 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ तो काफ़ी पास है, तो इसमें फैसला करना थोड़ा मुश्किल होता। अगर ये नहीं है तो बहुत आराम से काम चल जाएगा। तो 0.025, बट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली देखता हूँ, इंटू 0.29 इंटू 0.29, और ये मेरे पास आ गया 0.0021, यानी कि 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ रहा है। अब अगर 1 माइनस अल्फा लेंगे तो 2.96 भी आ जाना चाहिए। तो 1 एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 1 माइनस अल्फा भी करे तो 1 माइनस अल्फा में हमारे पास 0.29 है, तो 0.29, तो 0.29 यानी कि 1 में से गया तो 0.71 आएगा, डिवाइड बाय 0.71, तो आ गया है भाई 2.96। ठीक है, तो इन्होंने 1 माइनस अल्फा करके लिया है, तो 2.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ रहा है कैलकुलेट करके। आप भी कैलकुलेट करके देखिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा 54 हो गया, और इसका 54 का सबकी सहमति से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही माना गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, के की वैल्यू दी गई है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 दिया गया है, देन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 10 सेकेंड। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 10 सेकेंड निकालना, तो हम फर्स्ट ऑर्डर की बेसिक इक्वेशन लगा देंगे, के इक्वल टू
2.303 टी log ए नॉट अपॉन ए, ये हमने इक्वेशन लगा दी। अब वैल्यूज पुटअप कर दो। के की वैल्यू दी गई है, अच्छा बहुत आसान दे दी, कैंसिल भी हो जाएगा। 0.2303 और ये 2.303 को यहाँ नीचे ले आओ। 2.303 इक्वल टू 1/t, 1/t, टी कितना है 10 सेकेंड, तो 10 है, 10 ऊपर ही चला जाता। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी 1 मोलर थी, बहुत आसान। अब ए मुझे निकालना है, तो भाई अब ये हो जाएगा क्या, इसको 10 को मल्टीप्लाई करोगे 2.3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सब कट पीट करके 1 आ जाएगा। सो मेरा आ जाएगा log 1/a इक्वल टू 1, ये 1/a इक्वल टू 1 आ रहा, तो ये जो 1/a है ये क्या होना चाहिए 1/a log 10, बिकॉज log 10 बराबर 1 आता है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये डिसाइड कर लिया कि 1/a इक्वल टू 10 होगा, तो a इक्वल टू 1/10 होगा, तो a इक्वल टू 0.1 होगा। तो 0.1 मोलारिटी कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। तो 55 का आप लोग मिलाइएगा, ये क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट बफर। बफर आप सब बच्चे लोग जानते हैं कि बफर बनाने के लिए एक वीक एसिड लिया जाता है और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लिया जाता है, दोनों में एक आयन कॉमन होना चाहिए। जैसे कि एसिटिक एसिड वीक है CH3COH और उसका जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है वो CH3CONA है, तो दोनों में CH3CO कॉमन है, कॉमन आयन इफेक्ट लगता है वहां पे। तो ऐसे ही हमें देखना है, HNO2 एक वीक एसिड है और NaNO2 उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब आगे कुछ ऐसा ना हो, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो बनाएगा नहीं, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाएगा बफर। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है HNO3 का, तो ये भी नहीं बनाएगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और KCl स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। एसिड वीक होना चाहिए, उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर और क्लोरीन, ये तो बिल्कुल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन में आपको मालूम है कि पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड वालों की सेकेंड पीरियड से ज्यादा होती है, तो क्लोरीन की ज्यादा होगी फ्लोरीन से और ऑक्सीजन से ज्यादा होगी सल्फर की, और सल्फर और फ्लोरीन में फ्लोरीन आगे वाले ग्रुप का है तो इसलिए फ्लोरीन की ज्यादा होगी, तो इसलिए ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाना चाहिए मुझे क्वेश्चन नंबर 57 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। ये सब वैल्यू भी दी गई है, देखो फ्लोरीन की -328 दिया गया, क्लोरीन की -349 ज्यादा है, सल्फर की -200, ऑक्सीजन की -141, तो इस वैल्यू से हम लोग ने ये क्वेश्चन बनाया। ये देखिए, अब ये देखिए एक एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ गया है। एसिडिक स्ट्रेंथ में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अब ये हमारे पास फ्यूरोन है, फ्यूरेन में तो हमारा कोई एच ही नहीं है यहाँ ओ पे, तो ये एसिडिक होगा नहीं। CH है यहाँ पे, तो CH एसिडिक नेचर के है नहीं। NH में एक H है और ये NH में, और ये NCH3 प्लस H है, तो देखिए जो कार्बोकटायन जो कैटायन होता है उससे H को रिलीज होने में ज्यादा आसानी होगी, बिकॉज कैटायन अगर H देगा तो कैटायन पे माइनस आएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और न्यूट्रल इंटरमीडिएट मिलेगा, तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो देखिए 4 और 3 ये लोग ज्यादा हैं इनसे, तो इसमें मुझे जो दिख रहा है वो ये इस सेकेंड सबसे वीकेस्ट एसिड है, उसके पास O पे H है नहीं, C पे H है। उससे ज्यादा एसिड फर्स्ट है क्योंकि इसमें न्यूट्रल एटम
जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर ये N पे माइनस आ जाएगा और H पे तो प्लस आना ही आना है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन H प्लस देगा, ऐसे ये भी H प्लस देगा, तो इसमें जो हमारे पास संभावना आएगी वो ये आ जाएगी, इसमें ये न्यूट्रल हो जाएगा CH3 और H प्लस। इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, ये मोर स्टेबल है इससे, तो इसलिए जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, जिसका एनायन ज़्यादा स्टेबल है, वो जल्दी H प्लस देगा। सो ये थर्ड इससे भी ज़्यादा जल्दी H प्लस देगा फर्स्ट से। अब बात आती है इसकी, तो ये O में भी यही चीज आएगी, ये न्यूट्रल हो जाएगा और H प्लस इसका निकल जाएगा। N और O में, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से H जुड़ा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ये ज्यादा आसानी से H के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, आसानी से H प्लस जाएगा, इसलिए। और ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है और CH3 प्लस आई लगा रहा, इसलिए ये अनस्टेबल हो जाएगा इसकी तुलना में, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और H प्लस इजिली प्रोवाइड करेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो फोर्थ वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्योंकि फोर्थ का जो एनायन बनेगा या जो इंटरमीडिएट बनेगा, क्योंकि यहाँ तो एनायन नहीं बन रहा, न्यूट्रल बन रहा, वो ज़्यादा स्टेबल है बाकी सब इंटरमीडिएट से। इसका N बनेगा वो लेस स्टेबल है, ये और लेस स्टेबल हो गया माइनस वाला, और इसका तो कोई कहना ही नहीं है। इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। अब ये वाले देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, तो इसमें देखिए ये यहाँ पे फिनॉल है, ये फिनॉल है, NO2 लगा है, Cn लगा है, ये फिनॉल है और इसमें COH लगा हुआ, तो COH से एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे फिनॉल की तुलना में, और यहाँ भी COH लगा हुआ, ये भी COH लगा हुआ, तो देखो ये फिनॉल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आई मीन बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है, तो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स आर मोर स्ट्रांगर एसिड देन फिनॉलिक एसिड, इसके COH से देखा जाएगा। अब पहले इन दोनों में डिसाइड करिए, इसके पैरा पे OH है जो माइनस, जो लगाएगा प्लस R इफेक्ट, जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा, इसमें भी OH है जो प्लस R इफेक्ट लगा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहा, तो OH तो बेकार हो गए। अब इसमें यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे एक बल्की ग्रुप लगा है मेथिल, ये इसको COH को थोड़ा सा टर्न करेगा, जिससे कि COH का बेंजीन रिंग से रेजोनेंस, जो पुअर क्वालिटी रेजोनेंस है, वो रुकेगा। इसमें दो बड़े बल्की ग्रुप है, ये पूरा टर्न कर देगा, इसलिए इसमें बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस खत्म हो जाएगा और इसमें बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस रहेगा थोड़ा बहुत, इसमें लेस ऑर्थो इफेक्ट है, इसमें मोर ऑर्थो इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा और इससे कम हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। अब बात आती है फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड को हम लोग SIR इफेक्ट से देखेंगे और इन दोनों को हमने ऑर्थो इफेक्ट से देखा है, ऑर्थो इफेक्ट से देखा है। SIR को हम लोग स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिटेशन रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। तो ये स्टेरिक इनहिबिटेशन क्या होता है, इसमें ये जो बल्की ग्रुप आते हैं, ये बल्की ग्रुप इस NO2 को, मान लिया ये NO2 है, इसके प्लेन को टर्न कर देते हैं, और जब ये ऐसे था तो ये डबल बॉन्ड के साथ सेम प्लेन पे था NO2 का, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका एक फिनॉल है और इस पे ये NO2 है, तो ये यहां से इस तरीके से रेजोनेंस में जा रहा है और रेजोनेंस में NO2 जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर यहां पर आपके ये बल्की ग्रुप लग जाते हैं CH3 CH3,
तो अब ये यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन आने लगता है। तो रिपल्शन को कम करने के लिए ये NO2 ऐसे ट्राई ऐसे हो जाता, पहले ऐसे था, ये बेंजीनिंग थी, ये NO2 था, अब ये ऐसे हो गया। जब ये ऐसे हो गया, इस कंडीशन में हो गया, तो प्लेन डिफर कर गया। और रेजोनेंस की फर्स्ट कंडीशन होती है प्लेनरिटी मेंटेन करना होता। तो यहाँ पर प्लेनरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो जब प्लेनरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी तो NO2 अपना प्रभाव डालना बंद कर देगा, -R वाला। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ रही थी -R की वजह से, वो नहीं बढ़ पाएगी। और जो साइनो है, साइनो में क्या है कि ये प्लेनरिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, बिकॉज साइनो लीनियर है। तो उसमें इस CH3 की वजह से कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, कोई SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। तो साइनो जैसे आपका -R लगा रहा था, वैसे ही -R लगता रहेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इससे थर्ड से कम हो जाएगी फर्स्ट की और सबसे कम हो जाएगी सेकंड की। सेकंड की सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई SIR लगने की वजह से। SIR यहां पे हमने दोनों में लगा दिया है, लेकिन SIR केवल यहां पे लगेगा, यहां पे SIR लगेगा, इसमें SIR लगेगा नहीं, CN के लीनियर होने की वजह से। SIR जब लगता था तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती थी, मतलब अगर -R लगता तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, SIR -R को डिमिनिश कर देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। सो इस तरह से फोर्थ से कम थर्ड, थर्ड से कम फर्स्ट और फर्स्ट से कम सेकंड, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सेकंड बन रहा है मेरा। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 59 में ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बहुत आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वन लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो देखिए NH3 में N पे एक लोन पेयर होता है, सब लोग डिजाइन कर सकते हैं। SF4 में S पे एक लोन पेयर होता है, क्योंकि सल्फर 6th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ इन्वॉल्व हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 1 लोन पेयर। जो XCOF4 है, XCF4 को ऐसे डिजाइन बना लेते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जेनॉन के फ्लोरीन के साथ इन्वॉल्व हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी एक लोन पेयर बचा है। तो इसमें भी एक लोन पेयर बचा हुआ है। और XCF6 में जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 4 5 6 खर्च हो गए, एक लोन पेयर अभी भी बच गया, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबके पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं 61 की तरफ। हाउ मेनी p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन SO3। अब SO3 में कुछ बच्चे तो समझ रहे होंगे कि ये SO3 का ये स्ट्रक्चर होता है और इसमें हम लोग p पाई d पाई बॉन्ड को काउंट कर लेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे SO3 ये स्ट्रक्चर गैस में होता है, गैस स्टेट में, और यहाँ मुझे सॉलिड स्टेट कहा गया। तो जो सॉलिड सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होता है भाई, वो सॉलिड सल्फर ट्राईऑक्साइड ट्राइमर बना के रहता है, SO3 होल थ्राइस। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, तीन S हम लोग लेंगे ऐसे, S S S, A को यहां पे आ जाएगा, A को यहां पे आ जाएगा, A को यहां पे आ जाएगा, SOS SOS SOS। अब इस सल्फर पे हमारे पास ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। पहले गिन लो भाई, सल्फर के 3 है, हाँ 3 है, ऑक्सीजन के 9 होने चाहिए, ये S3O9 बनेगा।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब ओके है। अब हम लोग को पी पाई और पी पाई डी पाई गिनना है। तो पहले यहाँ सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि 4 हमारी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगी, यानी एक s और 3 p तो हाइब्रिडाइजेशन में खर्च हो गई, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बनाती हैं। तो सल्फर की एक s और 3 p तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में खर्च हो गई। तो जब पाई बॉन्ड बनाने की बारी आएगी तो p मिलेगा ही नहीं, बचा क्या d। तो ये सल्फर कहेगा कि भाई अगर d बनाना है, अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो हम अपना d लगाएंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का मेंबर है, इसके पास डी होता नहीं, तो ये हमेशा पी लगाएगा। इस तरह से ये जो पाई बॉन्ड बनेंगे, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, तो ये सारे पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई बनेंगे, या पी पाई डी पाई भी बोल सकते हो। जो पी पाई है वो कोई बॉन्ड है ही नहीं इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पी पाई बॉन्ड 0 हो गए। और पी पाई डी पाई गिनो कितने हैं, 1, और ये भी पी पाई डी पाई 2 3 4 5 6, तो 6 पी पाई डी पाई बॉन्ड हो गए। सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव बैड स्मेल व्हेन ट्रीटेड विद CaCl3KOH। तो ये हमारा कार्बिल एमीन रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। कार्बिल एमीन रिएक्शन कौन देता है, प्राइमरी एमीन देता है। प्राइमरी एमीन जब हमारा क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ट्रीट किया जाता है तो बैड स्मेल आइसोसाइनाइड बनाता है। अब प्राइमरी एमीन वो होते हैं जिनके फॉर्मूले में NH2 होता है, सेकेंडरी वो होते हैं जिनमें NH होता है, टर्सरी वो होते हैं जिनमें N होता है। तो भाई यहाँ पर ये तो NH है, ये देगा नहीं, ये NH है, ये देगा नहीं, ये देगा नहीं, NH2 है, बस यही देगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कार्बिल एमीन रिएक्शन सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन देते नहीं है, केवल प्राइमरी एमीन देता है। 63 की तरफ चलते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो 63 में हमारा हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो टॉलिन चला जाएगा, CH3 ग्रुप है। क्यूमीन चला जाएगा, CH3 यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। जाइलिन चला जाएगा, इसमें दो जो है CH3 ग्रुप है। और हमारा नाइट्रोबेंजीन है, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत कम कर देगा, रेट ऑफ ESR बहुत कम कर देगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होने की वजह से नहीं दिखाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास IUPAC नेम लिखना है। इसमें देखो एक कीटोनिक ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, प्रायोरिटी एल्डिहाइड ग्रुप को देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब कीटो ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो 5th नंबर पे इसका प्रीफिक्स ऑक्सो लगाएंगे। तो 5 पे ऑक्सो केवल एक ही में मिल रहा है, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन और अल आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो फिनॉल में देखिए रिंग में सभी कार्बन है, तो यही होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, फिनॉल होमोसाइक्लिक, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। थायोफीन, तो थायोफीन तो भैया ये है, इसमें सल्फर है हमारे पास, ये थायोफीन है, तो इसमें रिंग में सब कार्बन नहीं है, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक है। फ्यूरेन, ये फ्यूरेन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसलिए ये भी हमारा हेट्रोसाइक्लिक है, 1 2 कार्बन 3 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। पिरिडीन, ये हमारा पिरिडीन है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन फर्स्ट हो गया इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, यहाँ कुछ सॉल्ट दिए गए हैं, उनके pH दिए गए हैं। तो देखिए
NaCl सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, यानी NaOH और HCl से मिलकर बनेगा। जो सॉल्ट पानी में डालने पर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है और उसका pH 7 होता है। तो A को मिलेगा R का साथ। अब A के साथ R कहाँ है? R यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो जगह है, तो हमें और देखना पड़ेगा। अब NaCN को पानी में डालोगे तो NaOH बनेगा और HCl बनेगा। HCl वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। सो ओवरऑल जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, या सॉल्यूशन ओवरऑल बेसिक हो जाएगा। तो pH 7 से ज़्यादा आएगा। तो अभी pH आएगा मोर देन 7, तो NaCN को S के साथ लेके जाएंगे, pH मोर देन 7 आएगा। तो B का S आ जाएगा, A का R और B का S। तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया, 67 का थर्ड आंसर सही हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन NH4Cl अब देखना चाहते हो तो NH4Cl पानी में जाएगा तो NH4OH वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। सॉल्यूशन फाइनली एसिडिक हो जाएगा, pH वैल्यू 7 से कम आएगी, तो C से Q मैच होगा। और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस जैसे अमोनियम एसीटेट या और दूसरे अमोनियम साइनाइड, तो ये एसिडिक भी हो सकता है स्लाइटली और स्लाइटली बेसी भी हो सकता है। तो इसका pH नियर टू 7 आता है, 7 से थोड़ा कम या 7 से थोड़ा ज्यादा, तो ये D का P मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस कॉल्ड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी डेल्टा G 0 हो, जो इक्विलिब्रियम पे हो और द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम। अब ये तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था। तो ये हमारे पास देखिए, हमारे पास ये हो गए क्वेश्चन नंबर 46 से 68 तक। आगे आपको डिस्कस करेंगे विजय सर। तो थैंक यू बच्चों, इसी तरीके से बने रहिए। कोई क्वेरी हो बताइएगा, कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम लोग हमेशा यही प्रयास करते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक सरलता से सब्जेक्ट की जानकारी दे पाए। धन्यवाद बच्चों। चलिए बेटा, संजीव सर ने क्वेश्चन नंबर 68 तक कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 69, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए एनोड बट नॉट डायमंड। बेटा ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के एलोट्रॉप हैं। बेटा ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। डायमंड में बेटा sp3। ग्रेफाइट में बेटा मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन मेटल में यही बेटा आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि डायमंड बेटा बेड कंडक्टर है। इसलिए बेटा ग्रेफाइट एनोड में यूज होता है, डायमंड नहीं। तो असर्शन बिल्कुल सही है। फिर रीजन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ग्रेफाइट लेयर विच हेल्प इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? फ्री यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन। वो किस में प्रेजेंट है बेटा? ग्रेफाइट में। तो बेटा रीजन भी सही है, सॉरी असर्शन भी सही है, और बेटा रीजन भी आपका सही है। तो बोथ आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 69 का बेटा 4। 70 देखो बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से हो रही। बेटा ये कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से बेटा क्या बनाया जाता है? ईथर। एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अगर बेटा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा तो मैकेनिज्म बेटा SN2 होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या बनेगा? ईथर। तो देखो यहां पर बेटा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, इसमें बेटा ईथर बनेगा डाइथाइल ईथर, C2H5 OC2H5। ठीक बेटा, इसमें भी देखो एल्काइल हैलाइड बेटा क्या है? प्राइमरी है। ठीक है ना, प्राइमरी है, तो यहां पर भी बेटा ईथर बनेगा। इसमें भी बेटा आपका ईथर बन जाएगा। ठीक है ना, सॉरी
OCH2, फिर बेटा रिंग आएगी, ये ईथर बन जाएगा। अब देखो बेटा यहां एल्काइल एलाइड टर्सरी है, ठीक। तो जब बेटा एल्काइल एलाइड टर्सरी होता है तो देखो दो रिएक्शन में कंपटीशन होता है, एलिमिनेशन और बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कंपटीशन होता है। कंपटीशन में कौन जीतता है बेटा? एलिमिनेशन। यहां पर बेटा ईथर की बजाय क्या बनता है? ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, ठीक है ना। यहां पर बेटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट बेटा एल्कीन बन जाएगी। तो थर्ड वाले में बेटा ईथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? एल्कीन। मैकेनिज्म बेटा क्या होगी? एलिमिनेशन यानी ई रिएक्शन, ठीक। तो 70 का बेटा थर्ड। (71) स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो तीन बेटा फ्यूल है, हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सीन और बेटा साइक्लोहेक्सेन। तीन फ्यूल है, तीनों का बेटा हीट ऑफ कंबशन दिया है। क्या पूछ रहा? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका बेटा? साइक्लोहेक्सीन का। तो ये बेटा साइक्लोहेक्सीन, हाइड्रोजनेशन मतलब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक। आपको बेटा इसका डेल्टा एच पूछ रहा, बहुत आसान है। याद रखो जब रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों बेटा क्या हो? फ्यूल हो, हीट ऑफ कंबस्चन दिया हो, तो क्या करना बेटा? हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ प्रोडक्ट, तो कर लीजिए बेटा। रिएक्टेंट में देखो बेटा साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन की वैल्यू देखो बेटा -3800 है। फिर बेटा हाइड्रोजन है, कितना है बेटा? -241 है। ये देखो बेटा हो गया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बेटा क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन, कितना है बेटा? 3920 माइनस का, जोड़ घटा लो, 38 2 40, 4041 हो गया बेटा। उधर बेटा 3920 हो गया, ये 1 ये 2, 10 में 1 गया, 9 गया बेटा 1, ये आंसर हो गया बेटा। तो आंसर बेटा फर्स्ट, कुछ नहीं है बेटा इसमें। बेटा देखो नर्स्ड इक्वेशन के एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा पूछ रहा है, डायरेक्ट फार्मूला एंटी लॉग एन ई नॉट अपॉन 0.059। एन की वैल्यू बेटा देखो दी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन चेंज है बेटा, ये 0.295 है, ये 0.059 है। ये बेटा डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10, और 10 का एंटी लॉग बेटा 10 की पावर 10। तो इसका आंसर बेटा थर्ड, 72 का बेटा थर्ड। अब देखिए नेक्स्ट, डायरेक्ट बेटा इक्वेशन पे क्वेश्चन है। LiCl इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व होता है? जनरली जिनकी बेटा पोलैरिटी कम होती है। और वाटर में कौन डिसॉल्व होता है? जिनकी पोलैरिटी बेटा ज्यादा होती है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जनरली बेटा आपके कोवलेंट सॉल्युबल होते हैं। तो आप सबको मालूम है LiCl NaCl, ये भी बेटा आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, दोनों में एनायन सेम है। यहाँ बेटा केटायन Li प्लस है, यहाँ Na प्लस। Li प्लस का साइज बेटा छोटा, पोलराइजिंग पावर बेटा ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो चूंकि अकॉर्डिंग टू फजान
LiCl में कोवलेंट कैरेक्टर बेटा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसलिए बेटा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो आपका बेटा ये स्टेटमेंट का कारण पूछ रहा है, तो कारण बेटा क्या है, LiCl में कोवलेंट कैरेक्टर का होना, तो यानी बेटा ये कोवलेंट है और ये बेटा क्या है, आयनिक है। तो 73 का बेटा 4, ठीक है। किस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा, फजान रूल। अब आइए बेटा अगला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ थर्ड ग्रुप, ठीक है ना। तो बेटा ये तो थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम बेटा क्या करती है, डिक्रीज, टॉप टू बॉटम बेटा डिक्रीज, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट बेटा आयनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब थर्ड ग्रुप देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है ना बेटा। तो देखो ट्रेंड के हिसाब से टॉप टू बॉटम घटना चाहिए, लेकिन यहाँ ट्रेंड बेटा फॉलो नहीं होता। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हम एक्सपेक्ट करेंगे बोरॉन की, बेटा होती है, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, ठीक है ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बेटा सबसे कम। उसके बाद बेटा ये जो थैलियम है ना बेटा, चूंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1 थर्ड ग्रुप का होता है, इसमें बेटा क्या लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बेटा बाकी से ज्यादा होती है। उसके बाद बेटा नंबर आता है गैलियम का, इसमें बेटा पुअर शील्डिंग होती है, इसकी बेटा ज्यादा क्यों हो जाती है, पुअर शील्डिंग के कारण, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल कह लो, ठीक है ना। फिर इसके बाद बेटा नंबर आता है एल्यूमिनियम का, और इंडियम का बेटा सबसे कम, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा थर्ड। थैलियम का बेटा ज्यादा क्यों होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। गैलियम में बेटा क्या लगता है, डी इलेक्ट्रॉन का बेटा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो 74 का बेटा थर्ड। 75 देखो बेटा, आपके पास एक कंपाउंड PXSY है, कितना है बेटा, 2.2 ग्राम है। फास्फोरस और सल्फर मिलाकर बेटा 2.24 ग्राम है। फास्फोरस बेटा 1.24 ग्राम है, तो सल्फर बेटा कितना हुआ, 2.2 माइनस 1.24, तो बेटा ये कितना हो गया, 20 और 66 84 हो गया, 0.84 ग्राम हो गया। एक मिनट, 2.20 में 1.24 घटा दो, 6, ये बेटा 6 होगा। फिर 11 में 2 गया 9, 96 ग्राम होगा यार, 0.96 होगा। अब देखो बेटा इसके कितने एटम, 1.24 को 31 से डिवाइड करो, 0.04 आएगा। इसको बेटा 0.96 को 32 से डिवाइड करो, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 30, ये बेटा 0.03 आएगा। क्या रेशियो बेटा एटम का दिख रहा, 4:3। तो आंसर बेटा क्या होगा, P4S3। तो करेक्ट आंसर बेटा 4th। अगला देखिए,
if the potential difference applied to an electron is made 4 times, de Broglie wavelength associated with it is half. सही है बेटा, क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो अगर बेटा आप 4 टाइम्स करोगे तो देखो यहां से लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बेटा क्या होगा, अंडर रूट V2 अपॉन बेटा क्या होगा V1। तो देखो बेटा आपने वोल्टेज कितना किया 4 टाइम्स, तो ये अंडर रूट 4 होगा यानी 2, तो बेटा लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो इफ द पोटेंशियल देखो 4 टाइम्स आपने किया बेटा वोल्टेज, V2 बेटा क्या कर दिया 4V1, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेटा आप सही है। ऑन मेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम वेलोसिटी इज डबल एंड हेंस लैम्डा इज हाफ, कह सकते हो बेटा भी। आप देखो वेलोसिटी क्यों डबल होती है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू बेटा q इंटू वी होता है। तो देखो यहां से वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिख रहा है, अंडर रूट वी, वेलोसिटी अंडर रूट के नाम से ये हो गया। तो आप देखो बेटा अगर आप यहाँ पे 4 का अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा 2, तो बेटा ये भी सही है, रीजन भी आपका सही है। ठीक, तो यहां पर बेटा आप करोगे तो V1 अपॉन V2 अंडर रूट, तो यहां चूंकि अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 टाइम, तो ये भी बेटा सही है, ये भी सही है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट बेटा सही है। Both assertion and reason are true. The reason is the correct explanation. तो 76 का बेटा फर्स्ट। 77 देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 Z स्क्वायर। तो अगर हाइड्रोजन है तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हुई 13.6, ये बेटा आयनाइजेशन एनर्जी हुई। ठीक, अब ये बेटा क्या कह रहे हैं, आप इसको फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में ले जा रहे हो। आप सबको मालूम है बेटा फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है -13.6, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा, -13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो देखो बेटा अगर फर्स्ट से सेकेंड में जा रहा है तो बेटा कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, तो डेल्टा ई बेटा क्या होगा -3.4 प्लस 13.6 10.2 हो जाएगा। तो आपसे बेटा किसका रेशियो पूछा है, एनर्जी रिक्वायर्ड यानी डेल्टा ई और बेटा आयनाइजेशन का। तो ये बेटा कितना है 10.2, ये बेटा कितना है 13.6, तो ये बेटा 3/4 हो गया। आंसर फर्स्ट। 77 देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। 77 आपके पास बेटा डिसोसिएशन रिएक्शन N2O4 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2 है। याद रहना चाहिए बेटा इसके Kp का फॉर्मूला 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होता है। आपको बेटा अल्फा लाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Kp माइनस Kp अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बेटा 4 अल्फा स्क्वायर P। अब बेटा उधर ले जाओ तो Kp इक्वल टू क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो तो बेटा ये Kp प्लस 4P हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर बेटा क्या होगा, Kp अपॉन Kp प्लस 4P हो गया। तो बोलो बेटा अल्फा के लिए क्या लोगे, स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा Kp अपॉन
Kp प्लस 4p का अंडर रूट। देख लो बेटा कौन सा आंसर है, सेकेंड। अब देखिए बेटा 79, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा H2O लिक्विड H2O वेपर में कन्वर्ट हो रहा, वेपराइजेशन, ठीक है ना। देखो बेटा 100 डिग्री सी पर 1 atm प्रेशर पर वेपर और लिक्विड के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बेटा कहां पर होता है, 100 डिग्री से 1 atm पर। यहां पर बेटा डेल्टा जी क्या होगा, 0। तो देखो बेटा T जब 273 होगा, प्रेशर 1 atm होगा, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम। तो ए का बेटा सेकेंड, ए का सेकेंड। अब देखो बेटा जब लिक्विड से वेपर बन रहा तो बेटा वॉल्यूम घट रहा है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है। और याद रखो जिस फिजिकल चेंज में वॉल्यूम बेटा इंक्रीज करता है तो वहां पर बेटा हम लो प्रेशर लेते हैं, ठीक। तो अगर आपको ज्यादा वेपर बनानी है, ज्यादा वेपर बनानी है, फॉरवर्ड ले जाना है, स्पॉन्टेनियस करना है, डेल्टा जी लेस देन 0 करना है, तो प्रेशर शुड बी डिक्रीज। तो देखो बेटा प्रेशर शुड बी डिक्रीज, ठीक। तो यहां देखो डिक्रीज का तो है नहीं ऑप्शन, इंक्रीज का है तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए बेटा आप सबको मालूम है वेपराइजेशन बेटा क्या होता है, एंडोथर्मिक। यानी बेटा 100 से ऊपर जाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। तो देखो 100 से ऊपर ये वाला ऑप्शन है, तो बेटा सी वाले में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सी का बेटा फर्स्ट। और बी देखो 373, अगर बेटा आप फॉरवर्ड ले जाना चाहते हो तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आप देखो सेकंड में प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाओगे तो बेटा रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा पहले वाले में इक्विलिब्रियम होगा, दूसरे में देखो टेम्परेचर फिक्स करके आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, रिएक्शन फॉरवर्ड की बजाय किधर जाएगी, बैकवर्ड, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बी का बेटा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ग्रेटर देन 0, बी का थर्ड होगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। 79 का बेटा 2, 79 का करेक्ट ऑप्शन बेटा 2। अगला देखिए सिंपल बेटा कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले बेटा क्या बनेगा, एल्डोल। सबको बेटा ये तो रटा होगा, ये बेटा एसिटल्डिहाइड का एल्डोल है। जब इसको आप गर्म करोगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर दो अकॉर्डिंग टू सेडजेप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये आपका मेन प्रोडक्ट 80 का आंसर फर्स्ट। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बेसिसिटी ऑफ फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड मतलब H3PO3, इसकी बेसिसिटी 3 की बजाय कितनी होती है, 2। एक हाइड्रोजन बेटा फास्फोरस से जुड़ा है, ठीक बेटा। पर क्लोरिक एसिड HClO4, कोई बेटा परऑक्साइड लिंकेज इसमें नहीं होती। सॉलिड SO3 बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो देखो बेटा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी सही है।
बोराजीन है, जीरो डाइपोल मोमेंट बेटा गलत है, इसमें बेटा डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो 81 का बेटा आंसर फोर्थ। फिर देखिए बेटा एसिटोफिनोन है बेटा, CH3CO ग्रुप है, I2NaOH का मतलब आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो दो प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, एक तो बनेगा CHI3, ये वाला पोर्शन बेटा CHI3 बना लेगा, और दूसरा बेटा क्या बनेगा, सॉल्ट COO-। ठीक है बेटा, अब ये बेटा आपका Y है, और जब बेटा हम लोग आइडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिटिलीन। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड। यहां बेटा ये ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड बेटा मिसिंग है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड। जेड आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखिए बेटा ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। फिर देखिए बेटा वेव लेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो देखो बेटा वेव लेंथ इनवर्सली होता है बेटा CFSE के, और CFSE बेटा डायरेक्टली किसके होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लीजेंड के। तो अगर लीगेंड की स्ट्रेंथ बेटा जितनी ज्यादा होगी CFSE उतनी ज्यादा होगा, वेवलेंथ उतनी ही कम। तो अगर आप लीजेंड की स्ट्रेंथ देखोगे तो सबसे ज्यादा EN की होगी, फिर बेटा अमोनिया की होगी, फिर बेटा वाटर की होगी, फिर बेटा Cl की होगी। तो वेवलेंथ का ऑर्डर बेटा क्या होगा, सबसे ज्यादा Cl, फिर बेटा वाटर, फिर बेटा अमोनिया, फिर बेटा क्या होगा, EN। ठीक, तो देखो CFSE बेटा ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करता है, सब में ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। ऑक्टाहेड्रल है, सब में ऑक्टाहेड्रल है, तो बेटा किस पे डिपेंड करे, स्ट्रेंथ की लिगेंड पर। अब देखो यहां पर बेटा Cl है, तो यहां स्ट्रेंथ की लिगेंड बेटा सबसे वीक है, तो 83 का आंसर फर्स्ट। हाईएस्ट पूछा है फर्स्ट, लोवेस्ट पूछता है तो बेटा फोर्थ। यही देखो दिया हुआ है इन्होंने। देखो Cl में बेटा 535 है, वाटर में थोड़ा और कम। ठीक है, और देखो यहां पर बेटा प्योर अमोनिया है तो बेटा और कम हो गया। फिर देखिए बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl CuCN से रिएक्ट कर रहा, सैंडमियर रिएक्शन। ठीक, तो यहां पर बेटा क्या आ गया, साइनोबेंजीन। रिडक्शन करोगे तो Cn बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। रिंग बेटा वैसे ही रहेगी, और फिर तो ये आपका बेंजाइल एमीन बन गया CH2NH2, और जब इसकी HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी एमीन बेटा HNO2 से रिएक्ट करने पर क्या बनाती है, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये आपका आंसर बेंजाइल एल्कोहल। 84 का बेटा थर्ड। 85 देखो ये आपकी सैंडमियर रिएक्शन है। 85 देखो बेटा सिंपल फार्मूला है, डेल्टा T ऑक्टाहेड्रल 4/9 टेट्राहेड्रल बेटा 4/9 ऑक्टाहेड्रल होता है, तो 4/9 ये देखो बेटा कितना दिया है, 3600। तो ये 9 चौको 36 हो गया, 4 चौको 1600 हो गया। तो इसका आंसर बेटा सेकंड। फिर देखिए मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो बेटा यहां पर 3d64s2 है तो 3d6 है, इस वाले में बेटा 3d84s2 है, 3d8 है, इस वाले में बेटा 3d10
10 4s1 होता है ना, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3d9, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। इसमें बेटा आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें अगर देखोगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो बेटा 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम बेटा किसमें हो गया? फोर्थ में। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई 3d6 है ना, तो भर लो 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके 7 8 करोगे तो 2 बचेगा, कॉपर में 1 बचेगा। तो आंसर बेटा फोर्थ। देख लीजिए ये आपका Mn डबल प्लस में 5, Cu डबल प्लस में बेटा 1, Ni डबल प्लस में बेटा 2, ठीक है ना, Fe में बेटा 4। फिर देखो बेटा करेक्ट इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। Mn देखो बेटा, Mn का क्या होता है? 3d5 4s2। तो पहला आसानी से निकल जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा भी आसानी से निकलेगा, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। क्रोमियम देखो 3d5 4s1, तो पहला आसानी से निकलेगा, दूसरा हाफ फील्ड से निकल रहा सबसे ज्यादा। तो बेटा आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? क्रोमियम का। उसके बाद चूंकि Mn का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो बेटा इसके बाद किसका होगा? Mn का, फिर वेनेडियम का, ठीक है, फिर बेटा टाइटेनियम का हो जाएगा। आंसर बेटा थर्ड। जिंक एंड स्कैंडियम आर ट्रांजिशन मेटल, गलत। डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। और बेटा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन डज नॉट सो वेरिएबल, ये तो सही है, लेकिन बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। Cr+2 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। क्यों? +2 से बेटा किस में जाता है? +3 में, ठीक। तो यहां पर देखो कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1। अगर 3d2 देखोगे तो बेटा क्या होगा? 3d4 होगा, ठीक है ना। तो ये देखो 3d3 में जा रहा है, हाफ फील्ड में जा रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, जो नीचे वाला होता है ना, जब स्प्लिट होता है तो डी में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और Mn प्लस ही गुड है, ये बेटा सही स्टेटमेंट है। Cu प्लस, Cu डबल प्लस, Cu प्लस बेटा अनस्टेबल होता है, इसीलिए बेटा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। Cu डबल प्लस और Cu, तो ये भी आपका सही है। तो इनकरेक्ट बेटा कौन है? फर्स्ट। तो केवल फर्स्ट ओनली, फर्स्ट गलत है, सेकेंड एंड थर्ड बेटा सही है। 89 देखो क्या पूछ रहा? फोल्डेड स्क्वायर। फोल्डेड स्क्वायर का दूसरा नाम बेटा होता है सीसा, इसी को बेटा बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन, ठीक। तो आंसर बेटा थर्ड। ये देखो SF4 यहां पर बेटा लिखा हुआ है, फोल्डेड स्क्वायर, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या बेटा सीसा। फिर देखिए बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो बेटा यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहां पर हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा है, तो अनडाउटली फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा सेकंड से स्ट्रांग है। फिर देखिए बेटा इन दोनों में इधर FH है, इधर H है, तो याद रखो बेटा अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एटम से बन रहा और एनायन से बन रहा, तो एनायन वाला बेटा ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो थर्ड बेटा किससे ज्यादा है? 4 से। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ? थर्ड, थर्ड के बाद 4, 4 के बाद बेटा क्या होगा? फर्स्ट, फर्स्ट के बाद बेटा सेकंड। तो ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर है। तो ये बेटा आज के जो FST पेपर हुआ बेटा, इसका केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन पहले संजीव सर ने किया, फिर हमने। तो बेटा आशा करते हैं कि हम दोनों लोगों के एक्सप्लेनेशन से आपकी जो भी बेटा क्यूरीज होंगी वो बेटा रिमूव हो गई होंगी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।